कौन है संभावित उम्मीदवार? मुझे तो लगता है मैं ही हूँ। जब वो आए तो उन पे बाहरी की हल्ला भी किया गया था। हमारे जो वर्तमान में विधायक हैं वो पिछले 5 सालों से बीमार चल रहे हैं। ये शहर थम सा गया हुआ है। इस शहर को चलाना है। युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की आवश्यकता है। सारे व्यापारी यहाँ भाग चुके थे। बिहार का जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो 3.9 का है, यानी कि पूरे देश भर से बिहार में ज़्यादा बेरोजगारी है। आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए कि आप किससे बात कर रहे हैं। ये सवाल आप हमसे अगले 5 साल के बाद आइएगा तो ये सवाल आप पूछिएगा। ऐसे जो है वो पैमाने तय नहीं होते रंजन जी। गुजरात में प्रति व्यक्ति आय जो है 22,000 है, बिहार में 5,000। ये क्यों नहीं देखते कि 15 साल तक हम लोग जंगल राज में जिए हैं। तो यह नेतृत्व तय करेगा कि मुझे लड़ना है कि मुझे लड़वाना है। आज तक हमारा जनप्रतिनिधि जगह ही नहीं इन सब चीज़ों को। क्या आपने जेसीबी से गड्ढा करके लाश को भरते हुए देखा था? नमस्कार, मैं रोहित झा। लिट्टी चोखा की चुनाव यात्रा मुजफ्फरपुर पहुंच चुकी है और माटी से जुड़ा हर वो सवाल हम आप तक पहुंचा रहे हैं। जो जनता के जो प्रतिनिधि हैं उनसे सवाल पूछ भी रहे हैं, गाँव में जा रहे हैं और ज़मीनी हकीकत दिखाने का भी प्रयास कर रहे हैं। इसी क्रम में आज हमारे साथ भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष रंजन कुमार जी बातचीत करने के लिए। शुक्रिया रंजन जी हमें समय देने के लिए। कैसे हैं आप, बताएं? धन्यवाद, फर्स्ट क्लास। कैसी चल रही है चुनाव की तैयारियां? चल रही चुनाव की तो अभी प्रारंभिक तैयारी है। टिकट के घोषणे की इंतजार में हूँ। बस घोषणा हो जाए उसके बाद चुनाव की तैयारियों में लगेंगे। बिल्कुल। कौन है संभावित उम्मीदवार? मुझे तो लगता है मैं ही हूँ। आप खुद हैं? क्यों हैं दावेदार प्रबल आप? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी में 1997 से युवा मोर्चा से जुड़ा हुआ हूँ। ठीक है। मैं युवा मोर्चा में उपाध्यक्ष रहा, फिर प्रदेश कार्य समिति का सदस्य रहा और 2019 से वर्तमान ये जनवरी 2025 तक लगातार 2 सत्र तक मैं पार्टी का जिला अध्यक्ष रहा हूँ। और हमने अपने इस कार्यकाल में अभी विगत जो लोकसभा का चुनाव हुआ उसमें हमने अपने जिला के अंतर्गत आने वाले दोनों लोकसभा और उस दोनों लोकसभा के अंतर्गत आने वाले 11 विधानसभा को हमने जीतने का काम किया। और मुजफ्फरपुर से हमारे भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार डॉक्टर राजभूषण चौधरी, जो अभी वर्तमान में भारत सरकार में केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, जल शक्ति राज्य मंत्री हैं, वो यहाँ से चुनाव जीते। और वो यहाँ से चुनाव ही नहीं जीते बल्कि पूरे बिहार, झारखंड और पूर्वोत्तर उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक मतों से जीतने वाले वो प्रत्याशी हैं। तो निश्चित तौर पर नए उम्मीदवार थे। जब वो आए तो उन पे बाहरी की हल्ला भी किया गया था, लेकिन संगठन ने उनको यहाँ स्थापित करके उनको चुनाव जिताने का काम किया। मुद्दे क्या रहेंगे रंजन जी? मेरे कहने का तात्पर्य ये है, ये मैं अपनी बात पूरी कर। ठीक है, आप पूरी कर लें। मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि संगठन की शक्ति ने किसी एक आदमी को जो बाहर से भी आया था चुनाव जिता दिया। ये संगठन की शक्ति थी और मेरी शक्ति संगठन है। ठीक है, मुद्दे क्या रहेंगे इस बार रंजन जी? देखिए, विधानसभा चुनाव में मैंने अपना मुद्दा तय किया है कि अगर मैं विधायक के रूप में चुना जाता हूं तो मेरी प्राथमिकता। विधायक के तौर पे चुने जाएंगे वो अलग कहानी है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि किन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाएगा? अच्छा, ये बात। देखिए, मुद्दा मेरे पास चुनाव लड़ने का ये है कि हमारे जो वर्तमान में विधायक हैं वो पिछले 5 सालों से बीमार चल रहे हैं और मैं इसे दुर्भाग्यपूर्ण मानता हूँ। किसी की बीमारी को सौभाग्यपूर्ण नहीं मानना चाहिए, मैं उसको दुर्भाग्यपूर्ण मानता हूँ। लेकिन उनके इस बीमारी के चक्कर में ये मेरा शहर भी बीमार हो गया। जनता के क्या मुद्दे रहेंगे रंजन जी? देखिए, जनता के मुद्दे, किन मुद्दों को लेकर के आप जाएंगे वोट मांगने? देखिए, उनकी आकांक्षाएं जो पिछले 5 वर्षों से लंबित है, सबसे पहले मैं उनकी आकांक्षाओं को पूरा करूंगा। इस मुद्दे को लेके जाऊंगा। क्या है हमारा शहर स्मार्ट सिटी में चयनित है
2017 से, और आज तक शहर वैसे ही का वैसे ही 4 कदम नहीं चल पाया है। एक ये शहर थम सा गया हुआ है। इस शहर को चलाना है, इसमें गति लाना है। स्मार्ट सिटी कहने से नहीं होता है। स्मार्ट सिटी में शहर स्मार्ट दिखना चाहिए, स्मार्ट लगना चाहिए। ये जनता की आकांक्षाएं हैं जो लंबित पड़ी हुई है यहाँ के जनप्रतिनिधि के कारण। हमको उसको पूरा करना है। रंजन जी, मैं एक जनता से जुड़ा हुआ सवाल आपसे पूछता हूँ, क्योंकि हम ग्राउंड पे लगातार बने हुए हैं जी। 3-4 जिले लगभग हम कवर कर चुके हैं। जिन भी जिलों पे हम जा रहे हैं ना, जिन जगहों पे भी हम जा रहे हैं, सबसे बड़ा सवाल जो युवाओं का है वो बेरोजगारी का मुद्दा है। बिल्कुल बेरोजगारी का मुद्दा है। तो क्या बेरोजगारी का मुद्दा भाजपा का है इस बार? देखिए, क्योंकि स्मार्ट सिटी तो बन जाएगा ना। स्मार्ट सिटी आप अगर चुन करके आते हैं, आप बोल रहे हैं कि स्मार्ट सिटी की जो है वो पैरवी करेंगे और बन भी जाएगा, लेकिन बेरोजगारी तो एक मुद्दा रहेगा ना रंजन। मैंने इस विषय पर फोकस डाला है। बेरोजगारी सही में बड़ी मुद्दा है। इसके लिए मेरा एक जो हमने बताया कि जो शिक्षा का सरकारी स्कूलों के शिक्षा के स्तर है जिनमें काफ़ी सुधार हुए हैं, लेकिन मेरे पास कुछ आइडिया है। क्या है? रोजगार मुखी शिक्षा होनी चाहिए ताकि लोग जो हमारे पढ़ के भी लोग बेरोजगार हो जाते हैं वो बेरोजगार नहीं हो। युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की आवश्यकता है। हम अपने इलाके में कैसे अधिक से अधिक कल कारखाने लगवा सके, जिस कल कारखाने में लोगों को रोजगार मिल सके, युवाओं को रोजगार मिल सके, मजदूरों को मजदूरी मिल सके, इसकी मैं व्यवस्था करने का मेरा। पर भाजपा की तो सरकार रही है ना। हाँ, वर्तमान में ही भाजपा की सरकार है, तो इस पर तो आपको जवाब देना पड़ेगा ना। तो मैं तो बता रहा हूँ ना, भाजपा की सरकार रही है। तो भाजपा की सरकार से पहले यहाँ क्या था? इंडस्ट्री मर चुके थे, सारे व्यापारी यहाँ भाग चुके थे। भाजपा की सरकार आई है तो यहाँ व्यापारियों को बसाने का काम किया। यहाँ मेरा जो बेला इंडस्ट्रियल एरिया था वो मृत पड़ा हुआ था, उसको जगाया गया है। अभी कितने बैग क्लस्टर से लेकर के कितने बड़े बड़े इंडस्ट्रीज लगाए गए हैं। एक नया नोटिफाइड इंडस्ट्रियल एरिया बसाया गया है मोतीपुर में, जहाँ बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां, हल्दीराम से लेकर के 2 इथेनॉल की फैक्ट्रियां लगी हैं। उसके बाद बहुत बड़े बड़े ब्रांड भी वहाँ पर आ रहे हैं। तो मेरा यही कहना है कि मैं बेला इंडस्ट्रियल एस्टेट को और एक्सपेंड कराऊंगा, जिससे कि वहाँ बड़े ब्रांड के कंपनियां आकर यहाँ लगें, लोग आत्मनिर्भर भी पड़े। वोकल फॉर लोकल, इस चीज़ पर भी जोर देना है कि स्थानीय उत्पाद को अधिक से अधिक कैसे बिक्री हो, जिससे कि हमारे युवाएं, हमारी महिलाएं जो स्थानीय उत्पाद पैदा करती हैं वो मार्केट में बिक सके। इस दिशा में मैं पत्रकार हूँ, मैं डेटा पे बात करूँगा। नीति आयोग का 2022-23 का एक डेटा है बेरोजगारी को लेकर के। नीति आयोग ये कहता है कि पूरे देश भर में जो बेरोजगारी का आंकड़ा है वो 3.2% का है, एवरेज कह रहा हूँ मैं। और बिहार का जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो 3.9 का है, यानी कि पूरे देश भर से बिहार में ज़्यादा बेरोजगारी है। तो इस पर तो रंजन जी जवाब देना पड़ेगा ना। आपको एक चीज़ और ध्यान में रखना चाहिए जी कि आप जिस, और मैं एक डेटा का करिश्मा बता देता हूँ। बिहार से अलग होकर के झारखंड बना था, है ना, वहाँ कम है अनएम्प्लॉयमेंट रेट। देखिए, नीति आयोग की रिपोर्ट है, मैं आपको एक और इस रिपोर्ट को आप ठुकरा नहीं सकते। आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए कि आप किससे बात कर रहे हैं जी। मैं कोई देश का वित्त मंत्री या HRD मिनिस्टर नहीं हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी का एक साधारण कार्यकर्ता हूँ। टिकट के प्रबल दावेदार है। मैं बता रहा हूँ, मैं टिकट का प्रबल दावेदार हूँ जी, दावेदार हूँ। मैं रॉ हैंड हूँ, मैं जा रहा हूँ। ये सवाल आप हमसे अगले 5 साल के बाद आइएगा तो ये सवाल आप पूछिएगा। अभी तो मैं जा रहा हूँ, मैं भाजपा का जिलाध्यक्ष रहा हूँ, भाजपा का जिलाध्यक्ष, भाजपा का विधायक सांसद नहीं था। जिलाध्यक्ष का काम संगठन को मजबूती प्रदान करना होता है। मैंने संगठन को ऊंचाई तक पहुंचाने का काम किया। भाजपा मेरे रीजन में जहाँ तक गई वहाँ तक उससे पहले नहीं जाती थी। मैंने संगठन को जमीन से लेकर के ऊपर तक बनाने का, मजबूत बनाने का काम किया, जिसका नतीजा मैंने आपको बताया कि मैंने दोनों लोकसभा चुनाव जीता। उसके अंतर्गत का 11वां विधानसभा चुनाव, पिछला विधानसभा चुनाव भी मेरे नेतृत्व में ही यहाँ लड़ा गया था। उसमें 6 सीट में हम 5 सीट जीतने का काम किए थे। ठीक है, तो मैं जहाँ हूँ
आप मेरा वहाँ का कमिटमेंट देखिए। फिर जब मैं कल विधायक बन जाऊंगा तो विधायक के रिगार्डिंग हमसे प्रश्न पूछिएगा। मैं सांसद बन जाऊंगा तो सांसद के रिगार्डिंग प्रश्न पूछिएगा। मंत्री हो जाऊंगा तो मंत्री के रिगार्डिंग प्रश्न पूछिएगा। ऐसे जो है वो पैमाने तय नहीं होते रंजन जी। आप भाजपा संगठन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। जी बिल्कुल। सालों तक आप दशकों तक रहे हैं। मैं देखिए मैं इतना ही जानता दशकों से आप काम कर रहे हैं। मैं इतना ही जानता हूँ बिहार जहाँ था, जहाँ बिहार को 1990 से लेकर 2005 तक छोड़ा गया था, इतने गड्ढे और इतने खंडर हो गए थे कि एनडीए की सरकार को। एक डेटा और आपको दे देते हैं। मेरी बात पूरी सुन लीजिए। चलिए ठीक है, आप अपनी बात। आप डाटा पर जवाब चाहते हैं, मैं बिहार की परिस्थिति पे आपको जवाब दे रहा हूँ। बिहार में आप जो बच्चे उस समय 15 साल और 20 साल के थे वो आज आपको बताएंगे कि उस समय का बिहार और आज का बिहार कैसा है। कोई यहाँ न शासन था, न प्रशासन था, न विकास था, न सड़क थी, न बिजली थी, न कल कारखाने थे, न कानून व्यवस्था थी। आज क्या है? आज हर कुछ है बिहार में। बिहार में ऐसा कुछ नहीं है जो नहीं है। बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ 2-2 एम्स है। ये किसकी उपलब्धि है? एनडीए सरकार की, मोदी सरकार की उपलब्धि है। रंजन जी एक सवाल लेते हैं। सवाल ये है कि बिहार इकोनॉमिक सर्वे एक डेटा का स्रोत बता रहा हूँ मैं। वो डेटा ये कहता है कि प्रति व्यक्ति आय के मामले में बिहार सबसे पिछड़ा हुआ है। प्रति व्यक्ति आय बिहार के कितने लोगों की? 5,000। देखिए डाटा क्या, गुजरात में सुनिए डाटा क्या कहता है, इसका जवाब इकोनॉमिस्ट देंगे। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ, सुनिए मैं आपको ये बता रहा हूँ, बिहार के लोग जितने खुशहाल हैं उनकी खुशहाली आप देखेंगे ना तो दंग रह जाएंगे। हो सकता है गुजरात में प्रति व्यक्ति आय जो है 22,000 है, बिहार में 5,000। ये क्यों नहीं देखते हैं कि 15 साल तक हम लोग जंगल राज में जिए हैं। तो फिर जंगल राज से हम लोग जंगल राज से, मेरी सरकार कितने से है? 20 साल से मेरी सरकार है। तो 15 साल के गड्ढे काफी नहीं क्या 15 साल के गड्ढे को भरने में समय लगता है कि नहीं? जब 20 साल तो दिए ना जनता। तो आज आप बिहार देखिए कहाँ है। आज बिहार में क्या नहीं है। पहले मैं आय के बारे में नहीं जानता हूँ। मैं बोला ना मैं अर्थशास्त्री नहीं हूँ। मैं भाजपा का एक साधारण कार्यकर्ता हूँ और जो आम जमीन से जुड़ा हुआ, मिट्टी से जुड़ा हुआ बात करता हूँ। ये हम आंकड़ों में नहीं फंसने जाते हैं। आंकड़े क्या कहते हैं, आंकड़े क्या बोलते हैं वो मैं नहीं जानता हूँ। मैं ये जानता हूँ कि विकास कहाँ तक पहुँची है, बिहार कहाँ था, आज बिहार कहाँ है। ठीक है, 2 सवाल आखिरी के 2 सवाल है रंजन जी आपसे। एक तो ये कि सीटों का ज़रा नंबर बताइए, मैजिक नंबर क्या रहेगा बिहार में भाजपा के? देखिए बिहार में भाजपा आपका अनुमान क्या कहता है? 160 से कम सीट नहीं जीतेगी। 160 to 175 हम लोग सीट जीतेंगे। ठीक बात है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे। ये हम लोग देखिए पार्टी के हम लोग सिपाही हैं। ये हम लोग तय नहीं करते हैं। अब हम लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे ये हम थोड़ी जानते हैं। ये तो मेरा नेतृत्व जानता है ना। अब मेरा नेतृत्व तय करेगा। अगर आप चुन करके आते हैं मुझे नेतृत्व तय करेगा कि मुझे लड़ना है कि मुझे लड़वाना है। ठीक है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे कि और कुमार होंगे ये हमारा नेतृत्व तय करेगा। हम नहीं तय करते। हम लोग के पार्टी में इस तरह की बातें बोलने की इजाजत नहीं है। ये सब राजद उदद वाला बोल देगा, हम लोग नहीं बोलते हैं। चलिए, और मुजफ्फरपुर की जनता के लिए आप क्या करेंगे अगर चुन करके आते हैं? देखिए मैंने मुजफ्फरपुर शुरुआत के मुख्य 3 काम गिनाइए जो आप सबसे पहले आते ही जो है उस पर साइन करेंगे। मैंने साफ, मेरा एकदम नारा है कि स्वच्छ, सुंदर, सुरक्षित और विकसित मुजफ्फरपुर मेरी प्रतिबद्धता है और ये मेरी प्राथमिकता है। जाम की समस्या बहुत है। वही मैं वहीं पे आ रहा था। लगता है अब जाम झेले हैं इसलिए जाम की समस्या। बिल्कुल, हमारी गाड़ी रही थी। यहाँ की सबसे बड़ी समस्या जाम की समस्या है। कैसे दूर करेंगे इसको? करेंगे ना, आपको बता दूं मैं अभी। बताइए रोड मैप। नहीं मैं कैसे बता दूंगा अभी। मेरे पास बहुत बड़ा रोड मैप होगा, मेरे पास बहुत बड़ा मास्टर प्लान है जिस मास्टर प्लान से जाम की समस्या मैं बनने के 1.5 साल के अंदर खत्म। बताइए ना जरा। देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, चलिए शहर में जाम की, आपने पूछा है तो मैं बता देता हूँ। चलिए ठीक। जाम की समस्या को दूर करने का, आज जाम क्यों लगता है मेरे शहर में? 2-3 ही एंट्री पॉइंट है। ठीक बात है। 2-3 ही एंट्री पॉइंट है। एक एंट्री पॉइंट रामदयालु से है तो आप आइए घोड़िया बाजार चौक पर फंस जाइएगा। उसका हमारा घर भी वहीं पे है।
और उसका नाम हम लोग अगोरिया चौक से बदल कर जाम चौक रख दिए हैं। समझे ना? ठीक है। क्या है कि देखिए, एंट्री पॉइंट बनाना होगा, और एंट्री पॉइंट बनाने के लिए सबसे पहले इस शहर के चारों ओर रिंग रोड की आवश्यकता है, जो आधा अधूरा बना हुआ है। इसमें थोड़ा सा टेक्निकली अगर इसमें दिमाग लगाया जाएगा तो हमारे 3 ओर से हाईवे जा रहे हैं, उस हाईवे की मदद लेकर के रिंग रोड का निर्माण किया जाए। शहर में कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ पर एलिवेटेड रोड भी बनाया जा सकता है, वो एलिवेटेड रोड का निर्माण करके रिंग रोड बना के शहर में कम से कम 10-15 एंट्री पॉइंट होनी चाहिए, जिससे कि आज क्या हो गया, पटना से कोई आते हैं, किसी को कहीं भी जाना है तो बस 2 एंट्री पॉइंट है, 2 एंट्री पॉइंट है, और पटना से प्रतिदिन कम से कम 5000 गाड़ियाँ आती है और 5000 गाड़ियाँ जाती है। जहाँ फंसेगा ही, सड़क संकीर्ण है, उसको सुधारने की आवश्यकता है। सड़क संकीर्ण है तो उसको चौड़ा किया नहीं जा सकता है। जहाँ एलिवेटेड रोड की व्यवस्था है, जहाँ बन सकती है, एलिवेटेड रोड बना करके, रिंग रोड बना करके, और मल्टी स्टोरी पार्किंग की व्यवस्था करके इस जाम की समस्या को सुधारा जा सकता है। साथ ही अवेयरनेस का भी काम करना होगा। ये तो हो गई कि हम कर देंगे, लोगों में भी अवेयरनेस लाने की आवश्यकता है। आप देखेंगे, हम लोग आज तक पढ़ते आए हैं ना, ऑलवेज कीप लेफ्ट, लेकिन आप देखेंगे आजकल लोगों की आदत हो गई है ऑलवेज कीप राइट। सब लोग राइट से ही चलना चाहते हैं, ओवरटेक करके आगे से निकल। जाम का सबसे बड़ा कारण है ओवरटेक। ओवरटेकिंग कहाँ किया जाता है? हाईवे पे किया जाता है, मार्केट में ओवरटेकिंग नहीं किया जाता है। इसी ओवरटेकिंग में जाम लग जाता है। थोड़ा अवेयरनेस का भी काम किया जाएगा। कुछ शहर की रूट चार्ट बनाने होंगे, वन वे ट्रैफिक करना होगा, जहाँ जहाँ जाम लगते हैं वहाँ वन वे ट्रैफिक के लिए इसमें पहल करना होगा। आज तक हमारा जनप्रतिनिधि जगह ही नहीं इन सब चीज़ों के लिए, पहल नहीं किया। एक जाम की बहुत बड़ी समस्या है, इससे निदान इसका करना और लोगों को इससे राहत दिलाना मेरी सबसे पहली प्राथमिकता होगी। साथ ही मेरे यहाँ जल जमाव की भी बहुत बड़ी समस्या है। स्मार्ट सिटी के अंतर्गत STP बने हैं, लेकिन अभी तक वो क्रियान्वित नहीं हुए हैं। उसको क्रियान्वित करा के शहर के ड्रेनेज सिस्टम के लेवल को सुधारते हुए STP को स्टार्ट किया जाएगा तो जल जमाव नहीं होगा। और थोड़ा सा जो कचरा का भी डंपिंग का और इसके कचरा प्रबंधन का काम करना होगा, तभी जा कर के शहर स्वच्छ, सुंदर, सुरक्षित ये शहर बनेगा। ठीक है। एक आखिरी सवाल, एक तस्वीर इसी कमरे में मैं लगी हुई देख रहा था, प्रधानमंत्री जी हेलीकॉप्टर से उतरे थे, 2020 का साल था, मुलाकात हुई थी उनसे आपकी? जी जी। क्या था वो? प्रधानमंत्री किस दौरे पे थे? प्रधानमंत्री चुनावी दौरे पे आए थे। 2020 विधानसभा का चुनाव था। ठीक है। और मैं जिलाध्यक्ष। क्या बात हुई थी प्रधानमंत्री से? जिलाध्यक्ष से होने के कारण हाँ, प्रोटोकॉल है अपने यहाँ कि जब भी प्रधानमंत्री या कोई भी आते हैं तो फर्स्ट जिलाध्यक्ष ही उनका स्वागत करते हैं। तो उस नाते हमने स्वागत किया था, मैंने नमस्कार किया था। बोले और कैसा है चुनाव का यहाँ हाल? हमने बोला सर हम लोग जीतेंगे, और हम लोग जीते। 6 पे लड़े, 5 जीते, एक 6000 वोट से यही सीट हार गए। ठीक है। उसके ठीक 1 साल पहले जो है देश कोरोना महामारी से जूझ रही थी, क्या सरकार ने अच्छे से मैनेज किया? क्योंकि आप उस वक्त ग्राउंड पे थे। आपको मैं बता रहा हूँ, जिले आप जिला अध्यक्ष थे चूंकि, तो इस पूरे जिले का जो है आपके पास जिम्मेदारी थी। क्या सरकार ने महामारी को अच्छे से मैनेज किया था? बिल्कुल मैनेज किया था। सिर्फ मुजफ्फरपुर में या बिहार में ही मैनेज नहीं किया था, पूरे देश की बात, पूरे देश की मैं बता रहा हूँ। एक देखिए जिस तरह की अपने देश की संरचना है, थोड़ा सा मैं आपको इसको डिटेल में समझाता हूँ। अपने देश की संरचना क्या है? हमारा क्षेत्रफल कम है और आबादी ज़्यादा है। अदर्स जब आप यूरोपियन कंट्रीज में जाते हैं तो आप देखेंगे कि वहाँ क्षेत्रफल बहुत बड़ा बड़ा क्षेत्रफल है और आबादी कम है। तो यहाँ कोरोना से जितनी ज़्यादा कैजुअलिटी होनी चाहिए थी उतनी कैजुअलिटी नहीं हुई। बड़े क्षेत्रफल वाले शहर में जो कैजुअलिटी हुई, कम जनसंख्या, ये हमारे प्रधानमंत्री जी के सूझबूझ का नतीजा है कि उन्होंने पूरे कोरोना काल को एक जिस ढंग से उन्होंने एक मैनेजमेंट किया, थाली बजवा करके, ताली बजवा करके, दीप जला करके, एक लोगों को मतलब जो जिस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का। और सबसे बड़ी बात क्या है कि प्रधानमंत्री कोरोना काल में लोगों को जो बात बोले, मैं समझता हूँ कि इतनी बात सुनने वाले आज तक देश में किसी का कोई नहीं सुना था। रंजन जी 2 सवाल है इससे।
आपने थाली और ताली का जिक्र किया, उसी थाली और ताली के बाद जो है 2 तस्वीरों का मैं आपसे जिक्र करूंगा। 2 तस्वीरें मैं चाहूँगा कि हमारे जो एडिटर साहब है वो तस्वीरें स्क्रीन पे लगा भी दे। क्या आपने गंगा में बहती हुई लाशें देखी थी? पहली तस्वीर। दूसरी तस्वीर, क्या आपने वो तस्वीरें देखी थी जब बिहारी मजदूर बिहार के हर क्षेत्र से, सिर्फ मुजफ्फरपुर की बात नहीं कर रहा हूँ, मुजफ्फरपुर के भी होंगे, हर क्षेत्र से जो है, दिल्ली हो, बम्बई हो, गुजरात हो, चल करके पैरों पे चल करके जो है, कोई साधन नहीं था उनके पास, और ऐसी हज़ारों तस्वीरें हैं, हज़ारों की संख्या में वो चल करके जो है, अब नंगे पाँव चल करके जो है बिहार पहुँचे थे, अपने राज्य पहुँचे थे। एक बात बताइए, क्या आपने जेसीबी से गड्ढा करके लाश को भरते हुए देखा था? आपने गंगा जी में बहता हुआ लाश देखा? क्या आपने चाइना में गड्ढे करके और लाश को ईंटें रेत की तरह भरते हुए नहीं देखा? क्या देखा ना? देखा। वहाँ की कैजुअलिटी देखिए और यहाँ की कैजुअलिटी देखिए। यहाँ का तो डेटा ही नहीं दिया सरकार ने। सुनने बता रहा हूँ मैं, संसद में जब पूछा गया, सरकार ने मरने वाले लोगों का डेटा देने से इनकार कर दिया। यहाँ डेटा देने से नहीं इनकार कर दिया, डाटा दिया गया था। आपने आज भी, जब आप आरोग्य ऐप उस समय गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था और उस आरोग्य ऐप पर आप उस समय लोग सारे उसी में अपना देखते थे, तो डेली का डाटा आता था, पर डे का डाटा आता था कि कितना कोरोना से संक्रमित हुए, कितना कोरोना से मरे, कितना हॉस्पिटलाइज है, सारा डाटा उसमें पर डे का आता था। आपने लगता है आरोग्य ऐप नहीं डाउनलोड किया था? ऐप की बात नहीं कर रहा हूँ, सरकार का डाटा कैसे संसद में पूछा गया था। मैं वो खबर भी मैं चाहूंगा, संसद में जब पूछा गया था उनसे, तो उन्होंने मरने वालों की संख्या बताने से इनकार किया। नहीं, बताया गया था, कोरोना की संख्या बताया गया था कितने मरे थे। और आप बोल रहे हैं कि लंगे चले हैं। आप ये चीज़ क्यों नहीं देखे कि लोग उस समय जैसे थे, सरकार के द्वारा व्यवस्था की गई थी कि सोशल डिस्टेंसिंग से लोगों को घर पहुंचाया जाएगा। ट्रेन में बैठने के, आपने देखा एयर फ्लाइट में भी 1 सीट छोड़ के 1 को बैठाया जाता था, ट्रेन में भी 3 के जगह 2 को बैठाया जाता था। इस तरह से करके भेजा जा रहा था लोगों को। तो उतनी ट्रेनें जितनी थी, निश्चित तौर पर लोगों का नंबर आने में समय लगता था, पब्लिक वेट करने को नहीं तैयार थी, पब्लिक चल दी। लेकिन पब्लिक जब चल दी पैदल, तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जगह जगह, मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले, आपको नॉर्थ ईस्ट के 5 बस वहाँ से लोग चले थे और पार्टी कार्यालय से मैनेज हो रहा था। हमको वहाँ से कहा गया, मैंने 5 बस लड़के और लड़कियों को भोजन कराया और फिर उनको आगे तक जाने के लिए हमने उनको भोजन पैक करके दिया। पूरे कोरोना काल में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ग्राउंड लेवल पे काम किए और पार्टी के कार्यकर्ता घर में सो रहे थे, टीवी देख रहे थे, आंकड़ा गिन रहे थे। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, मैं आपको अभी एक ई बुक दे रहा हूँ, आप ई बुक मैं आपको दिखाता हूँ, आप देखिए। मैंने अपने उस समय में जिलाध्यक्ष रहते हुए कोरोना काल में कैसा हम लोगों ने काम किया था। आप कोरोना की बात करते हैं, उस समय लोगों को जो भोजन, लोग कोई भूख से मरे नहीं, इसलिए सरकार के द्वारा जो 5 किलो प्रति यूनिट अनाज दिया गया, आज तक दिया जा रहा है। लोगों को आत्मनिर्भर बनने के लिए उस समय रेडी पट्टी वाले सब लोगों को फंडिंग किया गया, जो वो लोग अपना करें। और आज उसी का नतीजा देखिए। आज मेरे मुजफ्फरपुर शहर में जैसे जूहू पर चौपाटी वगैरह लगती है, जूहू बीच पे, आप देखिए आज मुजफ्फरपुर शहर में आपको हर एक रोग में इस तरह के लोग दुकान लगा करके अपने कर रहे हैं। हमने तो देखा कि कोरोना के बाद आदों में लोगों में आत्मनिर्भरता बढ़ी। लोगों को ये समझ में आया कि हम प्रदेश जाके जो काम करते हैं वो काम हम अपने देश में भी कर सकते हैं, और लोग कर रहे हैं। हम आपको बता रहे हैं कि यहाँ दर्जी वगैरह जो बाहर से आए, आज यहाँ जो रेडीमेड जो सिलते थे और ब्रांड में पैकिंग होके आता था, वो लोग आज यहाँ अपना रेडीमेड शर्ट पैंट का इंडस्ट्री ला के अपना छोटा मोटा कुटीर उद्योग चला रहे हैं। तो गवर्नमेंट, ये आप नहीं कह सकते हैं, गवर्नमेंट ने जो किया वो अविश्वसनीय किया। और आज एक इस देश का गरीब जनता ये बोलता है कि मोदी सरकार ने जो आज तक दिया है किसी ने नहीं दिया। खाने के लिए अनाज देती है, रहने के लिए आवास देती है, हर हाथ को काम दे रही है। अभी आप देखिए हमारे बिहार के डबल इंजन की सरकार ने, नीतीश जी ने जो सुविधा प्रदान की लोगों को, आज इस देश में मोदी के राज में इस देश का कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है
जो लाभान्वित सरकार का लाभुक नहीं है। आप बैठे हुए हैं, आप भी सरकार के लाभुक हैं। ठीक है। आपको भी कोरोना का फ्री में इंजेक्शन लगा है, मेरे को भी लगा है, इस देश का राहुल गांधी को भी लगा मैंने है। स्पुतनिक लगवाया था वैसे। हाँ, स्पुतनिक लगवाया था मैंने। स्पुतनिक लगाया था। आप हो सकता है तेजस्वी यादव से प्रभावित होंगे। स्पुतनिक तेजस्वी यादव से कैसे? रशियन जो था उसको आपने लगवाया हाँ, था। हाँ, वही बोले ना, हाँ। वो था राहुल गांधी को देसी पे थोड़ा शक था ना, तो स्पुतनिक विदेशी का कुछ थोड़ा नहीं आप था, इंस्पायर ये हो गई तो हो उधर से, इसलिए आप लगवा लिए। अब वैक्सीन को भी भाजपा और आरजेडी में वो नहीं, कर वो देंगे, लोग तोड़ बोले थे देंगे। कि भाजपा का वैक्सीन है। वैक्सीन को भी तोड़ देंगे। वो हाँ। लगा कि ये राहुल वैक्सीन भाजपा का है, ऐसा ये नहीं आरजेडी का पूरे है देश के लिए। और ये जो है उसका है। वैक्सीन भारत में बना ये क्या? था, हाँ। जो वैक्सीन भारत में बना था, हमने बाहर लोगों को भी दिया। लेकिन इतनी जल्दी, आज तक आपको याद होगा कि चलिए, कोरोना का एक वैक्सीन सवाल लगाकर एक सवाल पल्स पोलियो रंजन जी। कांग्रेस की सरकार कितने दिन तक पिलाई और आज तक पोलियो चल ही रहा ठीक है रंजन जी, एक सवाल आपसे और पूछता हूँ। क्या एनडीए से अभी कुछ लोग नाराज चल रहे हैं? कोई नाराज नहीं चल चिराग रहा। पासवान, जीतन राम कोई मांझी, नहीं, सब कुछ मैंने ऐसी जो खबरें आ रही किया है। कोई सब ऑल सेटल्ड, कुछ नहीं बचा हुआ है। सारे लोग शामिल रहेंगे। एकदम 13 तारीख को एक साथ बिहार के 243 सीट की घोषणा हो जाएगी उम्मीदवार की। 13 तारीख को? हाँ, 12 की रात में या 13 को हो जाएगी। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा लगा आपसे रंजन जी Thank बातचीत you. करके।